ये चर्चा दोपहर 2 बजे शुरू हुई 4.5 hours और 18 सांसदों ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले मैं उन सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि एक दृष्टिकोण सदन में आया है, हालांकि तथ्य उसके बिल्कुल विपरीत हैं, जो एक एक चीज़ को सामने रख करके तर्क के साथ और तथ्य के साथ आपके सामने रखूंगी। चर्चा की शुरुआत आनंद भाई ने की और मैं धन्यवादी हूं उनकी कि उन्होंने पूरे विश्व का आज का नक्शा सामने रखकर उसको शुरू किया। विश्व किस स्थिति में है, किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे में हमारी क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए। तो जिसे कहते हैं टोन सेट की उन्होंने कि ये चर्चा किस परिधि में होनी चाहिए। मैं धन्यवादी हूँ आपकी। अगला वाक्य आपने कहा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के कारण बहुत सम्मान कमाया। ये सत्य है, लेकिन इसके साथ ही एक वाक्य मैं जोड़ना चाहूंगी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने व्यक्तिगत रूप पर सम्मान कमाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को सम्मान दिलाया। उपसभापति जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अब विश्व एक अलग दृष्टि से भारत को देखता है। ये सच है और इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो बातें आपने यहां रखी वो तथ्य के विपरीत हैं। 16 सांसदों ने, मैं इतिहास को भी सामने बताऊंगी, 16 सांसदों ने देखिए, मैंने आपको बहुत ही आसानी से सुना और एक व्यक्ति हमारी ओर से खड़ा हुआ बोलने के लिए, उनको टोकने के लिए, तो मैंने खड़े होकर कहा कि मैं उत्तर देने में सक्षम हूं, आप बैठ जाइए। अब मैं पूरे सदन से कम ये निवेदन करूंगी कि सबने अपनी बात कह दी, अपना दृष्टिकोण दे दिया, तो सरकार का दृष्टिकोण भी सुनिए, शांति से सुनिए। 16 सांसदों ने जिन्होंने बोला उनमें से मुद्दे 16 नहीं उभरे, कम उभरे, लेकिन जो उभरे वो क्या थे? पड़ोसी देशों से संबंध। विनय सहस्त्रबुद्धे, स्वपन दास गुप्ता और दिलीप कुमार को छोड़ के सबने ये कहा पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब है। पाकिस्तान का मुद्दा उभरा, आपने पूछा रोड मैप क्या है। चाइना का मुद्दा उभरा, चाइना की पड़ोस में जो घुसपैठ है उसके बारे भी, और आज जो डोकलम और सिक्किम के सामने जो स्टैंड ऑफ है, मनीष जी और सतीश जी दोनों ने उसका जिक्र किया। रूस का मामला बहुत ही ज़्यादा जोर से रामगोपाल यादव जी ने उठाया। वेस्ट एशिया के बारे में शरद यादव जी ने चर्चा की, ये, और इजराइल के बारे में सीताराम येचुरी भी बोले और आपने भी प्रारंभ किया था उस बात को। मैं इन तमाम बातों का जवाब दूंगी, सिर्फ शांति से सुनिए। जहां तक पड़ोसी देशों के संबंध का सवाल है, उपसभापति जी, मित्र की परिभाषा क्या है? हम किसे मित्र कहते हैं? फ्रेंड। जब एक देश संकट में पड़ा हो और जिससे मदद मांगे, उसको वो मित्र की कैटेगरी में रखेगा? और जो मित्र सबसे पहले मदद को पहुंचे, जो देश, वो मित्र देश की कैटेगरी में आएगा? आप इतिहास की बात कर रहे हैं आनंद भाई, इतिहास गवाह है। मालदीव का पानी संकट आया, सुबह 7 बजे तत्कालीन उनकी विदेश मंत्री दुनिया मामून ने मुझे फोन किया और 3 घंटे बाद रेल नीर का भरा हुआ जहाज मालदीव के लिए चल पड़ा। श्रीलंका में बाढ़ आई, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। और सारा सामान लदा कर ले गए, और जब तक वहां के लोग बिल्कुल व्यवस्थित नहीं हो गए तब तक भोजन का प्रबंध, बाकी चीजों का प्रबंध सारा किया। उसके बाद जब डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई कि नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए क्या दिया जाएगा, शायद वो चाइना की तरफ देख रहे थे कि ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बड़ी राशि $1 लाख बिलियन की भारत ने घोषित की। इसके बाद आप कहते कि हम मित्र देश नहीं है, और आप अपनी बात कर रहे हैं आनंद भाई। 17 साल तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल की जमीन पे नहीं गया, और उन 17 सालों में से 11 साल आपकी सरकार थी। और जो आप बात कर रहे हैं 2-3 जगह ब्लॉकेड हो गया, ये हो गया, आपके समय जितना बड़ा ब्लॉकेड हुआ, राजीव गांधी जी के समय जितना बड़ा ब्लॉकेड हुआ, याद है आपको?
ये इतिहास, आपने कहा ना इतिहास में, इतिहास बता रही हूँ और इतिहास के माध्यम से ये तर्क दे रही हूँ कि जिस नेपाल के संबंधों की आप बात करते हैं, 17 साल तक भारत का प्रधानमंत्री वहां जाए नहीं, तब संबंध अच्छे, और जो प्रधानमंत्री 2-2 बार जाए उसके साथ संबंध खराब। आप श्रीलंका की बात कर रहे थे, आपने कहा श्रीलंका में ग्वादर दे दी, कोलंबो दे दी, हम्बनटोटा दे दी, हैं? नहीं, आप बात कर रहे, आप मैं ये कह रही हूं, आप पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहे थे ना कि चीन की घुसपैठ। मैंने कहा आपने 2 चीजें उठाई, एक तो संबंध खराब है, दूसरा चीन की घुसपैठ है। तो चीन की घुसपैठ में आपने 3 नाम लिए, ग्वादर पोर्ट का नाम लिया, कोलंबो का नाम लिया, हम्बनटोटा का नाम लिया। तीनों में पोर्ट बनाई चाइना ने, मगर बनाई कब? 2008 में शुरू हुआ ग्वादर, नहीं शुरू हुआ हम्बनटोटा। नहीं, मेरे पास है पूरा, मैं बताती हूँ क्या है। और एक एक चीज बताऊंगी कौन कौन सी चीज शुरू। हम्बनटोटा, श्रीलंका, हम्बनटोटा पहला फेज शुरू हुआ 2008 में, किसकी सरकार थी? कंप्लीट हुआ 2011 में, किसकी सरकार थी? कोलंबो का। दूसरी बात कोलंबो का कहते हैं ना, हम्बनटोटा के बाद कोलंबो। 85% चाइनीज मेजॉरिटी के साथ स्टार्ट हुआ कब? 2011 में। खत्म कब हुआ? 2014 में। ग्वादर की बात आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। 2013 में चाइना ने सिंगापुरियन कंपनी से लिया, किसकी सरकार थी आनंद भाई, ये पूछना चाहती हूँ। Why did you express the concern? Why were you not concerned in 2008 if you were expressing the concern? Why were you not concerned in 2011? Why were you not concerned in 2013? आज आपको कंसर्न याद आया, आज आपको कंसर्न याद आया। आप आज हमारी विदेश नीति पर बोल रहे थे, इसलिए जो कंसर्न आप ये बता रहे हैं, उन कंसर्न के जन्मदाता आप हैं। अगर हम्बनटोटा का कंसर्न है, अगर कोलंबो का कंसर्न है, अगर ग्वादर का कंसर्न है, तो मैं कहना चाहती हूँ वो कंसर्न का जन्म कब हुआ? वो कंसर्न का जन्म आपके समय हुआ। इसलिए आज हमारी विदेश नीति पर ये आरोप मत लगाइए कि ये कोलंबो, ग्वादर, हम्बनटोटा हमने दी। हमने तो हम्बनटोटा सिक्योर की, और हमने हम्बनटोटा सिक्योर की। अब जो चाइनीज के साथ डील हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि कंट्रोल श्रीलंका का रहेगा और आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स हम देखेंगे। हमने तो हम्बनटोटा में आपके कंसर्न को एड्रेस किया है, आपके कंसर्न को एड्रेस किया है। बांग्लादेश, शेख हसीना यहाँ ही, क्या हमने कर दिया ऐसा जो उनके चुनाव के लिए खिलाफ होगा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पर जिस एलबीए को करके आए थे, उसको हमने आगे बढ़ाया और उसका श्रेय दिया मैंने, और उसका श्रेय दिया मैंने। उपसभापति जी, जिस दिन एलबीए मैं यहाँ पारित करवा रही थी, मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रेय देकर शुरू किया था कि आपका अधूरा काम रह गया जिसको हम पूरा कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अच्छे संबंध किसी के हैं तो वो भारत के हैं। भूटान की आप बात करते हैं, केवल फ्रेंड नहीं, केवल पड़ोस नहीं, डियरेस्ट फ्रेंड अगर भारत का कोई है तो हम उसको कहते हैं वो भूटान है। तब कौन से पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं? हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं, हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं। जरा तथ्यों को सामने रख करके बताइए कि कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। ये पड़ोसी देश के बारे में बताया आपने, कहा पाकिस्तान का रोड मैप। पाकिस्तान का रोड मैप तो आनंद भाई हम लोगों ने सरकार आने से पहले ही घोषित कर दिया था। हमने सारे सार्क के देशों को दावतनामा भेजा था कि आइए शपथ ग्रहण समारोह में, और समेत पाकिस्तान के सब आए थे सब, और केवल सेरेमनी अटेंड करके नहीं चले गए थे। अगले दिन बायलैटरल मीटिंग हुई थी, मैं बैठी थी उसमें, और उस बायलैटरल मीटिंग में तय हुआ था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स शुरू होंगी। हिचकोले खाते खाते बहुत उतार चढ़ाव आई 2 सालों में, लेकिन हमारे समय में कहाँ थी? 9 दिसंबर 2016 को
2015 को 9 दिसंबर 2015 को जब मैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई तो नवाज साहब ने साथ बिठाया सरताज अजीज साहब को और कहा कि जो ये कह रही हैं उस तरह से एक बार शुरू करो इस डायलॉग को, एक नए सिरे से नया नाम देकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी भी तरह का कोई शंका ना रह जाए। लोग कहते हैं ना द्विपक्षीय वार्ता, हम जब कहते हैं कि हमारे दोनों के बीच में होगी, किसी और के बीच में नहीं होगी, हमने डायलॉग का नाम ही कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी को किसी तरह की गुंजाइश ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए। 9 दिसंबर को वापस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू हो, ये तय हुआ। फॉरेन सेक्रेटरीज दोनों देशों के बैठकर मोडालिटीज तय करें, ये तय हुआ। तो आप जो कह रहे हैं हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में, प्रधानमंत्री जी का लाहौर से, काबुल से लाहौर जाना इसी इनिशिएटिव का था, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव था। आपने कहा कैसे गए, शेयर नहीं किया, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। 10 बार तो मैं बोल चुकी कि वो 25 दिसंबर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन था। उन्होंने बधाई दी काबुल से, तो उन्होंने कहा आप जा रहे हैं तो यहां से होते हुए जाइए, यानी रिश्तों की ऊंचाई इतनी थी कि वो प्रोटोकॉल के चक्कर में न पढ़ करके गए। ये थी स्थिति। तो कोई ये कहे कि पाकिस्तान के साथ हमने शांति की पहल नहीं की, हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये नहीं। लेकिन कहानी बदरंग कब हुई? पठानकोट के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि पठानकोट के बाद भी पाकिस्तान जो हमेशा डिनायल में जाता था, हर टेररिस्ट घटना के बाद वो ये पहली बार थी कि डिनायल में नहीं गया और उसने कहा कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम जो SIT बनाएंगे आप आए। कहानी बदरंग तब हुई जब बुरहान वानी का एनकाउंटर यहाँ हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद की संज्ञा दी। उसके बाद से चीज़ें बिगड़ी। तो आप ये कहते हैं रोड मैप, क्या हमने तो रोड मैप बना दिया था, शांति का, दोस्ती का, पाकिस्तान की स्थिरता का, समझौते का, ये हमारा रोड मैप था। लेकिन रोड मैप एक तरफा नहीं चल सकता ना। अब आप कहते हैं कि रोड मैप क्या है, तो रोड मैप तय है। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, दिस इज द रोड मैप। जिस दिन टेररिज्म खत्म कर देंगे, जिस दिन आतंकवादी घटनाएं करनी बंद कर देंगे, उस दिन वापस वार्ता शुरू हो जाएगी। ये है रोड मैप। अब बात करते हैं, आप चाइना की बात करते हैं। जहां तक चाइना में डोकलम का सवाल है, जो मनीष जी और सतीश जी ने खासतौर पे उठाया और आप लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन आपने एक बात कही आनंद भाई कि जिस समय 1962 में स्थिति बनी चाइना और भारत के बीच की, तो अटल जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री नेहरू को कि सदन बुलाओ, और प्रधानमंत्री नेहरू ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और सदन बुलाया। काश आज के विपक्ष ने ये किया होता। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि सबसे बड़े प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने चीन की स्थिति को जानने के लिए भारत के नेतृत्व को पूछने की बजाय चीन के राजदूत को बुलाना चाहिए। और अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उपसभापति जी, अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद आनंद भाई भी उसमें उपस्थित थे। नहीं, बिल्कुल है। क्यों है? क्या भारत का राजदूत बीजिंग में है या नहीं है? अगर भारत का राजदूत बीजिंग में हर किसी से मिल सकता है, अगर चीन और भूटान के राजदूत ने विपक्ष के लोगों से बातचीत करने की गुजारिश करी, तो हमारे अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है। क्या बात करती हैं? भूल गए? देखिए उपसभापति जी, बहुत अच्छा हुआ। ऑर्डर। स्वयं प्रश्न करने के बाद उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार ही नहीं किया, औचित्य ठहराया, जस्टिफाई किया। मैं यही कह रही हूं आपसे, पहले विपक्ष को भारत का दृष्टिकोण समझना चाहिए था, उसके बाद चीनी राजदूत को बुलाकर कन्फ्रंट करना चाहिए था कि हमारा तो ये पक्ष है। प्रधानमंत्री, देखिए, मैं एक विनम्रता से, बड़े आदर से आपसे कहूंगा, नहीं, आप बैठिए, बहुत आदर से कहूंगा एक बात, बहुत आदर से
सिर्फ एक बात कहूंगा आपको आदर से, सुनिए, हमने चीन के बारे में आपसे साफ कहा था। Are you yielding? Are you yielding? के बारे में हमने साफ Are you कहा yielding? था। Not yielding. हिंदुस्तान एक आवाज में She is not yielding. बांटिए मत आप सदन को। हमने कहा था She is not yielding. आनंद शर्मा जी, she is not yielding. Okay, आनंद शर्मा जी बैठिए. She is not yielding. सभापति Please जी, proceed. मैं बिल्कुल भी इस विषय को नहीं लाती अगर आनंद शर्मा ये नहीं कहते कि उस समय अटल जी ने कहा था सदन बुलाने के लिए और पंडित नेहरू ने बुलाया था। हमने तो इनकी इंतजार भी नहीं की। इन्होंने जो किया चीन के राजदूत से मिले और चीन के राजदूत से उनका पक्ष सुना, लेकिन हमने अपनी ओर से ये सोचा कि सभी के सभी राजनीतिक दलों को इस स्थिति से अवगत कराना चाहिए और 2 दिन के लिए मैंने मीटिंग बुलाई। 4 सांसदों तक की पार्टी को एक दिन, एक सांसद तक की पार्टी को अगले दिन, ताकि जो आज डी राजा जी के साथ हुआ वो ना हो। 2 अलग अलग इसलिए बुलाई कि जब इकट्ठी बुलाई जाती है तो बड़ी पार्टियां समय ले लेती हैं, छोटियों का समय आता है तो लगता है बंद करो। 2 दिन बुलाई और पूरी की पूरी स्थिति समझाई और वो चूंकि विदेश मंत्री स्वयं रहे, उन्होंने समझी और बैठक ऐसे बंद नहीं की। मैंने कहा जो प्रश्न आपके थे उनके उत्तर मिल गए, जो जिज्ञासाएं आपकी थी शांत हो गई। उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा खत्म करूं मीटिंग? उन्होंने कहा हाँ। पूरी तरह से संतुष्ट होकर के वहां से विपक्ष लौटा और मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं विपक्ष की कि जो सरकार की सोच थी कि इस तरह की चीजें डिप्लोमेटिक चैनल से तय होनी चाहिए, और मैं ये कहती हूं कि धैर्य और संयम, और उसमें भी भाषा संयम बेहद जरूरी होता है इस तरह की चीजों को सुलझाने के लिए। अगर आप धीरज खोते हैं, अधीर होते हैं, उतावले होते हैं तो कभी भी संकट का हल नहीं निकलता। अगर आप भाषा संयम खोते हैं तो दूसरा प्रवोक होता है, इसलिए हल नहीं निकलता। तो हम धीरज भी बनाए हुए हैं, भाषा संयम भी बनाए हुए हैं, और इसलिए हमने अपने तमाम लोगों को नक्शे के साथ क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। मैं अंत में, क्योंकि चाइना पर जो स्टैंड उन्होंने कहा कि क्या है, वो आपको मालूम है, विदेश मंत्री आप रहे हैं, कि अपने यहाँ ये प्रथा है कि हम जो स्टैंड्स हैं उनको लिखकर पढ़ते हैं ताकि कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती ना हो जाए। तो मैं अंत में सबसे ज़्यादा वही लूँगी, पहले मैं बाकी चीज़ों का जवाब दे दूँ, लेकिन जो हमारा स्टैंड है उसको मैं पूरे का पूरा पढ़कर जो भारत सरकार का स्टैंड है बताऊँगी, ताकि उसमें किसी भी तरह का ये गुंजाइश ही ना बचे कि आप उसका कोई और अर्थ निकाल सकें। आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, तो इसीलिए उसको मैं बिल्कुल अंत में लूँगी। लेकिन मैंने ये कहा कि हमने अपनी ओर से पहल की और सबको ये बात बताई कि चाइना और भूटान के बीच में और सिक्किम के बॉर्डर पे ये जो स्टैंड ऑफ है वो क्यों है और उसमें हमारा क्या मत है। और मैंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग इससे सहमत हुए। शरद पवार जी और मुलायम सिंह यादव, 2 पूर्व रक्षा मंत्री उसमें थे बैठक में, और उन्होंने भी ये कहा, बल्कि शरद पवार जी ने तो अपना एक उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे समय में ये ऐसी स्थिति हुई थी, लेकिन हम लोगों ने पेशेंस रखी थी, आप भी धीरज मत खोइए। हमने कहा हम बिल्कुल धीरज नहीं खोएंगे, हम बिल्कुल भाषा संयम बना करके रखेंगे ताकि इसका हल निकले। अब रामगोपाल यादव जी से मैं कहना चाहूँगी, आपने कहा युद्ध की तैयारी रखो। रामगोपाल जी, युद्ध की तैयारी तो होती है तभी तो सेना होती है, वरना कोई देश सेना क्यों रखे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं निकलता, युद्ध के बाद भी संवाद करना पड़ता है तब निकलता है। युद्ध अपने आप में समाधान नहीं देता, जीते हारे लोग भी टेबल पर बैठते हैं तब समाधान निकलता है। तो बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि युद्ध बिना किए संवाद कर लो और उससे रास्ता निकाल लो, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है। से यहाँ तक युद्ध की तैयारी का सवाल है, आप सेना है यहाँ और वो सेना होती है युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध से समाधान नहीं निकलता। इसीलिए मैं कह रही हूं धैर्य और भाषा संयम और डिप्लोमेटिक चैनल्स, इन्हीं से निकलता है समाधान। आपने कहा कि आप अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाइए, तभी पड़ोस के लोगों को लगेगा कि चीन अगर हम पर हमला करेगा तो हमें आप बचा लेंगे। युग बदल गया रामगोपाल जी, युग बदल गया। अब सामरिक क्षमता से देश नहीं जाने जाते, अब आर्थिक क्षमता से देश जाने जाते हैं। और इसीलिए जो शरद यादव जी ने बात की, उनसे सहमत हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि आज पड़ोसियों को ये नहीं है कि चीन उन पर हमला करेगा तो भारत का साथ चाहिए। अगर भारत की सामरिक क्षमता बढ़ते हुए देखेंगे तो हम ही से डरने लगेंगे कि पता नहीं यही हम पे हमला करेंगे। आज
पड़ोसियों को अपने विकास में आर्थिक मदद चाहिए। और इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास का मतलब केवल देश के अंदर का नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत की प्रगति में मेरे हर पड़ोसी देश का विकास हो। ये जो भावना है ये पड़ोसी देशों को आश्वस्त भी करती है और ये उनको ये भी कहती है कि भारत का अगर विकास होगा तो भारत के विकास का लाभ हमें भी मिलेगा। इसलिए सामरिक क्षमता बढ़ाने की बजाय आज आर्थिक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं बहुत ज़्यादा अदब से ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो आर्थिक क्षमता बढ़ रही है उसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रहा है। मैं अगर आपको आंकड़ा दूं, 116 बिलियन US डॉलर था 2014 में, हमारे से पहले मई 2014 से, आज बढ़कर 160 बिलियन US डॉलर हुआ है, 37% की बढ़ोतरी। तो जो बात सतीश मिश्रा कह रहे थे ना, नहीं है अभी इस समय, उन्होंने ये कहा था कि आप पूरे बायलैटरल रिलेशंस पर बात करो, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, स्टेक है, इतने ज़्यादा कॉन्टेक्ट उन्होंने लिए हुए हैं। वो सही कह रहे थे और अगर वो होते तो मैं उनको बताती, पर आपके माध्यम से बात उन तक भी पहुंचे और सदन तक भी। डोकलम पर निगोशिएट नहीं कर रहे, केवल हम बायलैटरल रिलेशंस पर बात कर रहे हैं चीन के साथ। पूरे के पूरे संबंध जो हैं समग्रता में हम बात कर रहे हैं इनके साथ और हल भी उसी से निकलेगा। तो जहाँ तक आर्थिक क्षमता का सवाल है, जो देश हमारा बहुत बड़ा योगदान और सहयोगी बने हुए हैं उसमें चीन एक बहुत बड़ा देश है। इसलिए अकेला डोकलम मामला नहीं है, अगर बायलैटरल रिलेशंस पर उनसे चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। अब US के बारे में उस दिन आनंद जी ने कह दिया कि स्पाउस का वीज़ा खत्म हो गया, संख्या H1 वीज़ा की कम हो गई। नहीं आनंद भाई, तथ्य बिल्कुल और है। तथ्य ये है कि शुरू में वीज़ा की संख्या 65,000 थी। जब अटल जी की सरकार आई NDA की, उस समय वो बढ़कर 1,95,000 हो गई, 1,95,000। लेकिन दिसंबर 2004 में जब आपकी सरकार थी उस समय एक बिल पारित हुआ और वो संख्या धड़ाम से नीचे फिर 65,000 आ गई। 1,95,000 से 65,000 आपके कार्यकाल में हुई थी और आज तक वो 65,000 और साथ में 20,000 वो लोग जो वहाँ से PhD किए हुए हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी से, वो संख्या बरकरार है। उसमें एक भी संख्या की कमी नहीं हुई। 65,000 जो H1B वीज़ा भारतीयों को मिलते थे और 20,000 जो वहाँ से PhD किए हुए हैं उनको मिलते थे, वो संख्या जस की तस बरकरार है। आपने स्पाउस वीज़ा की बात की। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये स्पाउस वीज़ा दिलाया ही 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने।